नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने जीते हुए 47 विधायकों को जल्द ही प्रशिक्षण देगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को संगठन और दायित्व निर्वहन के गुर सिखाएगी। इसके अलावा चुनाव में सक्रिय और जिम्मेदारी निभाने वाले कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण में शामिल कर आगे की दिशा निर्देश जारी करेगी, ताकि पार्टी को और मजबूती मिल सके और सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा के विचारों का आदान प्रदान जनता से कर सके। संगठन महामंत्री के मुताबिक भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं उन्हें दायित्व दिए जाएंगे। यानी बिल्कुल साफ है कि भाजपा उत्तराखंड में और मजबूत होना चाहती है। आगे पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस तैयारी को लेकर लोग चुनावी तैयारी के रूप से भी देख रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा जीत कर कुनबा बढ़ाने में लगी है, विधायक से लेकर आम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रही है, तो वहीं 19 सीटों पर संतोष करने वाली कांग्रेस अब तक ना तो नेता प्रतिपक्ष ढूंढ पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। यहां तक कि विधानसभा का सत्र भी कांग्रेस ने बिना नेता प्रतिपक्ष के किया, जिसके उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में अब तक चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड में हारी हुई पार्टी कांग्रेस अपने संगठन का नेतृत्व चुनने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी तो जगजाहिर है, तो क्या उसी गुटबाजी के डर से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से नहीं चुन पा रही कांग्रेस। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष अब तक अपना नेता ही नहीं चुन पा रहा है। और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष और सदन को नेता प्रतिपक्ष आखिर कब और कैसे मिलेगा। प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह प्रशिक्षण सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार ने जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की जो बात कही है वह इसी क्रम में है। पार्टी का सोचना है कि जहां हमारे कार्यकर्ता या विभिन्न दायित्वों पर काम कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता वैचारिक तौर पर मजबूत रहें, वहीं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें भी उनकी दक्षता पूरी तरह से परिलक्षित हो। प्रशिक्षण इसी दृष्टि से दिए जाते हैं। अब जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देने की ओर बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस की स्थिति ये कि वो गृह युद्ध से ग्रस्त है और हालात ये हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है और नेता प्रतिपक्ष का भी अभी तक निश्चय वे नहीं कर सके हैं और कांग्रेस का धरातल भी लगातार खिसक रहा है। नेता विपक्ष भी होगा और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कब होगा समय सर। ये मैंने कहा ना कि अगर मेरे में ये अधिकार निहित होते कि कब नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, कब प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, तो मैं जवाब दे देता। ये अधिकार मुझमें निहित नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कदम उठाने का काम है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां अपने संगठन को दिन प्रतिदिन और मजबूत करने की ओर अग्रसर है, तो वहीं कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से बिखराव लगातार जारी है और ऐसी स्थिति आकर के पैदा हो गई है कि कांग्रेस को न तो प्रदेश में अपना अध्यक्ष मिल पा रहा है और ना ही सदन में नेता प्रतिपक्ष। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मैखुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। संजीव वर्मा जी, कैसी स्थिति उत्तराखंड में आकर के खड़ी हो गई है, पैदा हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस दे नहीं पा रही है। भाई प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रही, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का केवल कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है, ये सदन का मामला है और सदन में नेता प्रतिपक्ष की
एक अहम भूमिका होती है, अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उत्तराखंड के में मुझे लगता है राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, हरीश मैखुरी जी से इस बात को हम जानेंगे भी अभी, कि सदन चल गई, सदन की कार्यवाही हो गई और कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहा हो। योगेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप बोलिए। योगेश जी देखिए, एक बड़ी विडंबना है और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के इतिहास में एक बड़ा कांग्रेस के लिए एक सोचनीय विषय है, जहाँ कांग्रेस के पास आज अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और नेता प्रतिपक्ष बैठ नहीं पा रहे हैं। वो लोग अपने आपस की एक जो अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, मैं और तू की जो एक लड़ाई चल रही है कि मैं बनूंगा या तू बनेगा, तो मेरा गुट हावी रहेगा या तुम्हारा गुट हावी रहेगा, उसकी जो एक सजा वो मैं सोचता हूँ जो विपक्ष का जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन कांग्रेस पूरी तरह से करने में असफल रही है। और जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ नेता प्रतिपक्ष उपयुक्त नहीं चुन पा रहे हैं और लगातार कभी अपने जो पूर्व के अध्यक्ष ने गणेश गोदियाल जी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कभी प्रीतम सिंह जी हरीश रावत जी पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कभी हरीश रावत जी प्रीतम सिंह जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कभी हरीश रावत जी आपके जो प्रदेश के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के ऊपर लगातार आरोप मढ़ रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने जानते रूप से मुझको हराने का काम किया और यहाँ पर कांग्रेस को डेंट पहुंचाने का काम किया। मैं सोचता हूँ एक बहुत ही गंभीर आरोप उनके अपने के ऊपर है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस नेस्तनाबूद की तरफ कदम अपने पूरे बढ़ा चुकी है और मैं सोचता हूँ जिस तरह से आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो अंतर्द्वंद है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर G23 ग्रुप जो कांग्रेस का एक नींव के पत्थर के रूप में जो नेता इनके साथ आज तक लगे रहे, जिसमें गुलाम नबी आजाद जी और फिर तिब्बत तरीके बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बनाया है G23 करके और उन्होंने लगातार जैसे 5 राज्यों में कांग्रेस की दुर्दशा हुई, कांग्रेस की बुरी हार हुई, उसके बाद उन्होंने आवाज उठाने का काम किया कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त किया जाए, यदि कांग्रेस को सरवाइव करना है, कांग्रेस को बचाए रखना है। वहीं नहीं ठीक है, वो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो पूछ लेंगे संजीव जी। कांग्रेस के इस अंतरकलह से, अंतर्द्वंद से भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को कितना सुरक्षित कहें या सेफ जोन में कहें कि महसूस कर पा रही है? योगेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक अनुशासित पार्टी है। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, हम लोग जो पार्टी की एक लाइन है उसके ऊपर चलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अ पार्टी विद डिफरेंस, हम हमारी जो रीति नीतियां हैं अन्य दलों से बिल्कुल अलग है। हम परिवारवाद पर विश्वास नहीं करते। हम जो पार्टी का अनुशासन है, हम पार्टी के अनुशासन में बंध के काम करते हैं। हम जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों के अंदर एक पद बांटे जाते हैं, हमारे पद नहीं है, बल्कि वो एक दायित्व है कि हमने अपने हमको जो पद मिला है, हमने उस पद को एक दायित्व के रूप में हम उसका निर्वहन करते हैं। हम उसको जन सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनता के लिए कितने अच्छे तरीके से हम उसका निर्वहन करें, इस प्रकार का हमारे यहाँ एक पूरे सिस्टम बना हुआ है। ठीक है संजीव वर्मा जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। हरीश जी के पास ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, जो परिस्थिति आन खड़ी है, वो क्यों खड़ी है, क्यों नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पा रही है कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि कांग्रेस को जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए ताकि वो जनता की आवाज़ को उठा सके हमारे सामने। ये बीजेपी खुद कह रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। हरीश जी का सीधा रुख करेंगे। हरीश जी, उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस से अगर ये पूछा जा रहा है कि कब देंगे वो नेता प्रतिपक्ष को, तो कांग्रेस कह रही है बस नाम तय है, केवल ऐलान होना बाकी है, मुहर लग गई है कौन बनेगा। तो आखिर इतना लंबा समय, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है ऐलान होने में? कांग्रेस की तरफ से अगर ये पूछा जा रहा है तो बता दे, कांग्रेस यही जवाब दे रही है। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत बटोला भी जुड़ चुके हैं। लखपत बटोला जी, आपको आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में समय देने के लिए। हरीश जी, मैं सोच रहा हूँ पहले योगेश जी हमारे बटोला जी बता दें। चलिए लखपत बटोला जी से ले लेते सवाल। लखपत बटोला जी, क्या वजह है भाई, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप लोग नेता प्रतिपक्ष, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद ये कह रही है, देखिए कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष को दीजिए ताकि हमारे सामने अगर हम कहीं इधर उधर भटकते हैं तो हमको दिशा दिखाने का काम करें और जनता की आवाज आप मतलब देखिए बीजेपी को कितनी चिंता है आपकी कि अगर आप ऐसा करेंगी, जनता की आवाज बनेंगे तो आप खुद अपने आप में मजबूत होंगे। बुटोला साहब, मैंने कहा कि जो भाजपा कह रही है, मैंने नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप 12 दिन मुख्यमंत्री को चयन नहीं कर पाए और सवाल विपक्ष चाहते हैं। आपने अनुपूरक बजट जो दिया है उसके ऊपर आप एक चीज बताने का काम कीजिएगा, उस पे आपने बहस करने का समय नहीं दिया है, किसी को उसमें टाइम नहीं दिया उसके बहस का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज सुनते, अरे आप अपने विधायक की आवाज सुन लीजिएगा। आपके लेंसीडोन के विधायक महंत जी ने क्या कहा है? आपने अपने संजय, आप बहुत कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र के हम बहुत अनुशासित पार्टी हैं, आप पे तो आपके 2 बार के विधायक संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया है और मदन कौशिक भ्रष्टाचार की चरम तक डूबे हुए हैं। ये तो इन्हें कहना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या एक्शन लिया है। इनके 4 बार सुन लीजिए, अरे मैं सुन रहा था, अरे रुकिए संजीव जी आते हैं, संजीव जी आते हैं बुटोला जी को अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आते हैं संजीव जी, आते हैं आपके पास। संजीव जी, ये कांग्रेस, ये लखपत बुटोला नहीं कह रहा है, संजय गुप्ता को समझा दीजिएगा। संजय गुप्ता ने कहा कि मदन कौशिक नंबर 1 भ्रष्टाचारी है, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं। अच्छा, ये जो आपके नेता कह रहे हैं कि हरीश रावत साहब ने टिकट बेचा है, एक सेकंड सुन लीजिए संजीव जी, संजीव मैं बताता हूँ ना, सुन लीजिए। आपके थराली की विधायक का मुन्नी शाह हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 10 करोड़ में विधायक टिकट बिका है, तो भाजपा ने एक्शन ले लिया। आपके टिहरी के विधायक नेगी जी थे, उन्होंने कहा भाजपा ने 10 करोड़ में टिकट बेचे। मैं पूछना चाहे, एक कोहली जी थे आपके पौड़ी से, उन्होंने कहा 15 करोड़ में टिकट बिका। मैं इनके तो 36 विधायक के नाम बता सकता हूँ, नाम बाय नेम। जो एक सेकंड रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए संजीव जी, आ रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे भाई, लखपत जी के सवाल का जवाब आपसे लेंगे। एक सेकंड सुन लीजिए संजीव जी, आप वो पार्टी हैं, सुन लो, आप वो पार्टी है जिसमें लोकतंत्र नहीं है, जिसमें मोदी अमित शाह जी का डंडा चलता है, डिक्टेटरशिप है, कोई बात का लाल नहीं बता सकता। रुक जाइए संजीव जी,
एक सेकंड संजीव जी रुकिए, संजीव जी आप रुकिए, संजीव जी रुकिए। लखपत जी देखिए, हम इन सवालों का जवाब ले लेंगे। सुन लीजिए लखपत जी, आप भी सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी आरोप लगा है, हम उनसे पूछ लेंगे, इसका जवाब संजीव जी से ले लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जो आप पर आरोप लगे हैं उससे आप क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरा ये बात कि हरीश रावत साहब अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने मुलाकात की है सतपाल महाराज जी से, कितने विधायकों से वो मुलाकात कर चुके हैं ये, और खुद हरीश रावत साहब कह चुके हैं, होली के पहले भी वो कह चुके थे कि रावत साहब का होलिका दहन कर दीजिए। सुन लीजिए, मैं उसके लिए तो भाजपा को कुछ तो सुबुद्धि आई। अगर भाजपा के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मिलने जाते हैं उसमें क्या बुराई है? यदि विधानसभा अध्यक्ष हरीश रावत जी के घर पे मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी घर पे मिलने जाते हैं, नहीं हरीश रावत साहब जाते हैं अपने ध्रुव विरोधी नेता के यहाँ मिलने जाते हैं। मुझे लगता है 9 साल अरे आप गलत कह रहे हैं। हाँ अरे सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्या धामी जी हरीश रावत जी के आवास में मिल लेने गए? क्या विधानसभा अध्यक्ष हरीश रावत जी के आवास में मिलने हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। क्या 9 साल में कोई ऐसी तस्वीर दिखाइए जहां पर सतपाल महाराज जी और रावत साहब एक साथ नजर आए। मैं पूरी बात सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात आप ध्यान दीजिए, क्या ये भाजपा के विधायक हरीश रावत जी के आवास में भेंट करके नहीं आए? तो आप बताएं। जहां तक आपने हरीश रावत जी के महाराज जी से मीटिंग की बात की, आप जानते हैं कि एक हमारे बहुत बड़े अखबार के परिवार की में शादी थी, वहां पे माने महाराज जी, माने मुख्यमंत्री जी, माने हरीश रावत जी, सभी लोग गए थे और उन लोगों ने वहां पे मुलाकात की, साथ में चाय पानी पिया और कुछ पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशन होते। व्यक्ति में राजनीति में क्या घर की लड़ाई है? अरे घर पर गए थे, आपको जानकारी नहीं क्या लखपत जी? देहरादून गए थे, उसके बाद फिर मुलाकात करने देहरादून गए थे, आपको पता नहीं क्या? मुझे पता है, हाँ, मुझे पता है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा, धामी जी यदि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को मिलने चले गए तो क्या धामी जी कांग्रेस में आ रहे हैं? हो सकता है बुलाने गए रहे हो, विधानसभा सुन लीजिए, बुलाने क्या रहे हैं वो पूछ लेंगे संजीव जी से। क्यों नहीं उठाते? ठीक है, संजीव जी से पूछ लेंगे। क्यों नहीं उठाते? ठीक है, ठीक है, संजीव जी विधानसभा अध्यक्ष मिलने जाते तो सवाल क्यों नहीं उठाते? ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष मिलने गए, इनके कम से कम 5 विधायक हरीश रावत जी को मिलने गए हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि राजनीतिक शिष्टाचार है इनके अंदर और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी तो इनके अंदर है नहीं। ये तो इन्हें भी पता नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बन जाए, किसको ये घर रंग बजा दे, किसको राजा बना दे। वो तो अमित शाह जी और मोदी जी की जिसको चमचागिरी कर लेंगे, वो चमचागिरी उन्हें पसंद आ गई, वो राजा बन जाएगा। चमचागिरी पसंद आए, त्रिवेंद्र जी जैसे हाल हो जाएंगे। ये तो सब जानते हैं। और आप एक चीज लीजिएगा। अच्छा, एक बयान भी आया, संजीव जी आते हैं, एक छोटा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हरीश जी का रुख करेंगे सीधे। संजीव जी जाइए। लखपत जी, एक बयान भी आया है रावत साहब का, उन्होंने कहा कि बीमार जो है खुद दवा के पास जाता है दवा लेने, उसको जरूरत होती है दवा की, तो इस समय बीमार कौन है और डॉक्टर कौन है, किसके पास दवा है, ये सबको पता है। सुन, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी तो डॉक्टर भी दवा बीमार के पास चले जाता है। अब इनके जो NS-74 घोटाले के जो कभी कभी क्या, जब उन्होंने रुख साफ कर दिया कि भाई हम बीमार हैं, दवा लेने गए। आप मुझे मेरा वाक्य पूरा करने देंगे? इंटरप्ट करेंगे आप? नहीं, इंटरप्ट गलत बात नहीं बोलने देंगे ना, गलत बात नहीं रखने देंगे। वही, अरे सुन लीजिए ना, मैं गलत बात क्या है? एक भ्रष्टाचार NS-74 का भ्रष्टाचार IS को अपनी बीवी की देख रेख के किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और विभागीय मंत्री को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, वो डॉक्टर को भी तो घर बुला के पनिश किया। क्या धामी जी घर नहीं गए क्या हरीश रावत जी के मिलने? उस पर ये जवाब देने संजय जी, क्या विधानसभा अध्यक्ष हरीश रावत जी के घर मिलने नहीं गए? इनके 5 विधायक हरीश रावत जी को मिलने नहीं गए तो अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद लेने गए, उत्तराखंड का स्वाभिमानी लेने गए, उसमें क्या बुराई है? मैं ये जरूर कह सकता हूँ। आप एक बात सुन लीजिएगा, एक बात और सुन लीजिए, हरीश रावत जी का कद देश की राजनीति में बहुत बड़ा है। चुनाव हारते जीतते हैं। मैं समझता हूं कि चुनावों की परिकल्पना से, देखिए आप देखेंगे तो माने अटल जी बिहारी जी चुनाव हारे, माने इंदिरा गांधी जी चुनाव हारे, माने मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव हारे। चुनाव हार जीत लगी रहे, लेकिन व्यक्तित्व का संघर्ष सार्वजनिक जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हरीश रावत जी का जो सार्वजनिक जीवन का संघर्ष है इस उम्र में भी वो अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं भाजपा के नेताओं को कम से कम इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने हरीश रावत जी से नेता के साथ मिल करके राजनीतिक सौहार्द और उसका जो राजनीतिक सौहार्द होता है जो इन्होंने पूरे देश में खत्म कर दिया, उसको कहीं ना कहीं उसकी वानगी की शुरुआत उत्तराखंड में की है, उसके लिए स्वागत योग्य है। लेकिन उसके निहार्थ निकालें। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की आपने बात की, ये सवाल बहुत अच्छा आपका है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुना गया। इसके पीछे मैं आपसे बता दूं, स्पष्ट बता दूं, इसमें कोई फिन बट नहीं। हम चुनाव हारे, हमारी पार्टी ने तय किया कि 5 विधानसभाओं में कांग्रेस के उम्मीद के बहुत उलट कांग्रेस के रिजल्ट रहे हैं, और उन्होंने सारे विधायक जो हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जिन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है, जिनको हटाना है, और जिस पे हम देखेंगे कि कमेटियों का गठन करेंगे कि किन्होंने पार्टी विरोधी काम किया, जब प्रदेश अध्यक्ष हट जाता तो पूरी कार्यकारिणी नल एंड वैलिड मानी जाती है। और हमें इस समय दोनों चीजों का चयन करना है, केवल नेता प्रतिपक्ष का नहीं। विधानसभा का सत्र तो खत्म हो गया है, ऐसा तो नहीं सत्र चल रहा है, इन्होंने सत्र खींच रखा, 2 दिन का सत्र रखा। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पे आप देखते हैं किस तरह की बातें हुई। जो बजट इन्होंने 21,000 करोड़ का दिया, वो किस तरह से आनंद फानंद में लागू किया गया, और उसके अंदर ये तक तय नहीं किया गया। आप एक चीज देखोगे भाषण के अंदर कि जितना भी इन्होंने जो बजट इन्होंने लागू किया है, इसमें किसी तरह की दिशा और किसी तरह की दशा तय नहीं हो पा रही, न उसमें इन्होंने किसी तरह का बहस करने का समझ। तो नेता प्रतिपक्ष हम देंगे, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले आपको मजबूत नेता पक्ष मिलेगा। आप नेता प्रतिपक्ष की वजह से आपने पिछली बार बहुत सारे फैसले रिपील करने का काम किया अपने, और आप देखोगे कि कांग्रेस यदि आप अच्छे काम करें हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप देखोगे पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पे इन्होंने उत्तराखंड के बहुत सारे पदों को मृत घोषित करने का काम किया है। अगर उन मृत पदों को सृजित करने के लिए हरीश रावत जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धरना देंगे अगर 1 हफ्ते में तुमने उन पदों को स्वीकृत नहीं किया, जब उत्तराखंड बेरोजगारी के चरम पे है, और आप पदों को मृत करने का काम करें। अच्छी बात है, आप धरना दीजिए, अच्छी बात है, आप धरना दीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी जरूर दीजिए धरना देने के साथ। आते हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से अभी भी ये बात कह रहे हैं कि मजबूत नेता प्रतिपक्ष देंगे, लेकिन आखिर सवाल फिर वही आकर के खड़ा हो जाता है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। लखपत जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, ये ठीक बात है, चुनाव हार गए हैं, लेकिन उस दरमियान उन नेताओं पर, उन नेताओं के दलों के सीनियर नेताओं ने सवाल नहीं खड़े किए, ये नहीं कहा कि पार्टी के नेताओं ने ही चुनाव को हरा दिया। ठीक बात आप कह रहे हैं, राजीव गांधी भी चुनाव हारे थे, ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, हरीश रावत साहब चुनाव हार गए, तो कोई इसमें आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। जनता का जनादेश था, नहीं स्वीकार किया रावत साहब को। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर से, वो हम नहीं उठा रहे हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो आपके ही दिग्गज और आपके ही सीनियर नेता उठा रहे हैं, और आम कार्यकर्ता नहीं है वो। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल साहब ये कह रहे हैं कि हरीश रावत साहब को हराया गया है। एक दूसरा गुट काम कर रहा था रावत साहब को हराने के लिए। हरीश चंद्र दुर्गापाल जी कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके प्रभारी पर कि हराने का काम किया गया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ ठीक चल रहा है। आप ये जो बातें कर रहे हैं बेवजह कर रहे हैं, मुलाकात का जो दौर जारी है, वो सिलसिला जारी है, वो बेवजह है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिए। आपने बहुत अच्छी बातें कही है, मैंने आपके और जो बड़े नेताओं ने जो बातें कही हैं उसमें मैं कहीं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जब हमारा प्रदेश कार्यकारिणी भंग हो गई, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, और उसके बाद जब नया अध्यक्ष आएगा सारी चीजों की समीक्षा होगी। जिन्होंने एक कमेंट ले लें, हरीश जी का कमेंट ले लें। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश मैकुरी जी जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट ले, तो उसके बाद आएंगे, सवाल का जवाब आपसे ले लेंगे। हरीश जी, आपने दोनों नेताओं को सुना और आप उत्तराखंड को बखूबी जानते हैं, क्या चल रहा है, किस दिशा में ये सियासत जा रही है उत्तराखंड की? योगेश जी, हमारे दोनों
विद्वान प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष की सुंदर सुंदर बातें कही। तो सच्चाई इन दोनों के बीच नहीं जा करके है। नेता लोग अपने पार्टी के पक्ष नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा? सच बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी थोड़ा देर की मुख्यमंत्री के चुनाव में, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने चल रहा था इसको थोड़ा दूर कर दी, लेकिन पहले से ही सब कुछ मैंने था और उन्होंने खटीमा से हारने के बावजूद धामी को मुख्यमंत्री चुना, तो उसका कोई विरोध नहीं। उसके अलावा मंत्रियों के का बंटवारा भी उन्होंने टाइमली कर दिया था। मुख्यमंत्री क्योंकि उस दिन गोवा शपथ ग्रहण समारोह में थे, इसलिए विधानसभा के पहले दिन की बजाय दूसरे दिन जो है मुख्यमंत्रियों को पद दिए, तो मतलब मंत्रियों को पदावंटन हो पाए। अब रही कांग्रेस की बात। कांग्रेस में करीब करीब पिछले हम 10-15 सालों से जोड़ ले, चाहे नेशनल स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर, यहाँ गुटबाजी मतलब अपने चरम पर रहती, कम नहीं कहेंगे, थोड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि चरम पर रहती है। और केंद्र में भी आप ये देख लीजिए कि कई सालों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूम रही है। या यूँ कहें कि एक पार्टी के निर्देश, एक परिवार के निर्देश से पार्टी चल रही है। उसी के विरुद्ध जो है GTI बना है कुछ जागरूक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं। उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि गणेश गोडियाल जैसे मतलब मैनेजमेंट के माहिर जो अध्यक्ष है, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी क्योंकि हारी है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस समय देखा जाए तो गणेश गोडियाल से अच्छा इनके पास कोई अध्यक्ष है भी नहीं। पार्टी को यथाशीघ्र उन्हीं को दोबारा कमान देनी चाहिए जिन्होंने 11 से 18 पहुंचा दी है पार्टी। उसी तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में सरकार तो कहेगी नहीं कि मेरा अधिकारी नकार रहा है, क्योंकि सीधे सरकार पे लायबिलिटी जाती है। कोई सी सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, बेलगाम है या मतलब फाइलें दबा के बैठे हैं, तो कौन उठाएगा मुद्दा? विपक्ष उठाएगा। विपक्ष तब उठाएगा जब उनका कोई नेता होगा। कांग्रेस के मित्र यहाँ पे बहुत सुंदर बातें कर रहे थे, अपने पक्ष में तर्क कर रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपने नेता प्रतिपक्ष दिया क्यों नहीं भाई? कुल 18-19 ही तो विधायक, आपने 19 नेता पक्ष बना के बिठाए। राजेंद्र भंडारी जैसे लोग हैं, हरीश धामी जैसे लोग हैं, प्रीतम जैसे लोग हैं, पुराने लोग ही हैं, बना दो एक, तो क्या दिक्कत है आपको? लेकिन गुटबाजी जो है उसके कारण जैसा बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का आरोप ही यह था कि गुटबाजी की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं होता है तो उनकी प्रमुखता से विधानसभा सत्र में कम से कम सवाल नहीं उठ सकते जितने उठाए। उत्तराखंड में अफसरशाही की बेलगाम अफसरशाही के आलम ये है क्योंकि एक घटना है। दूर चिकित्सालय में हमारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं निधि गुप्ता, उनको जो स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे, उनकी घरवाली अपने इलाज के लिए घर बुला और वो वहां जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट भूल जाती है। उसी पे उसकी न केवल क्लास लगाते हैं एक डॉक्टर की, बल्कि रातों रात उसका ट्रांसफर कर देते हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो इतनी बेलगाम अफसरशाही, उस पर मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। जांच के आदेश दे दिए ना उस मामले पर हरीश जी, रुकवाना पड़ता है वो ट्रांसफर, आप समझ लीजिए। दूसरा मामला, माध्यमिक शिक्षा में त्रिवेंद्र सिंह के जमाने में पूरे 4 साल ट्रांसफर नहीं हुए, बीमारों के ट्रांसफर नहीं हुए, शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए, नियम 27 के ट्रांसफर नहीं हुए। धामी सरकार ने लास्ट में वो ट्रांसफर किए करीब 250-300 शिक्षकों। अब माध्यमिक शिक्षा सचिव वो वैसे तो बड़े ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता के नाम पे 250 शिक्षकों के, बीमार शिक्षकों के ट्रांसफर रोक के बैठे, अभी तक फाइल दबा के बैठे हुए हैं। आचार संहिता कब से समाप्त हो गई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सचिव ने आज तक वो नहीं खोले। अब उम्मीद की जा रही है कि हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो है वो शिक्षा मंत्री बने, शायद उनके ट्रांसफर खुल जाए, नहीं तो वो तो दबा ही पड़ा है मतलब। इसी तरह से एक हमारे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, उस पर लगातार कोई मिश्रा जी हैं, वो उसके सर्वे सर्वा बने ही रहते हैं, सरकार किसी की रहे। उसी तरह से हमारा ऊर्जा निगम है, उसके एक अध्यक्ष, मतलब आपके सीधे तौर पर कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ये सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है। असल में ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने हिसाब से सरकारें चला रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, और इसके लिए मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। सरकार थोड़ी कहेगी मुझे चला रहा है, वो तो कहेगी हम ही चला रहे हैं सरकार।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में क्या है, एक बहुत अच्छी सूचना कल मिली कि चलो भाई हम जून में जो है सत्र गैरसैंण में करेंगे, तो उससे गैरसैंण की तरफ उम्मीद बढ़ रही है। यात्रा की बैठक हो चुकी है, उससे लग रहा है कि यात्रा इस बार क्योंकि कोरोना काल जरा कम हुआ है और यात्रा बढ़ने की उम्मीद है। हजारों लाखों लोग, गाड़ी वाले, दुकानदार, तमाम लोग, यात्री, डंडी फंडी वाले हमारे यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो उसकी तैयारियों की बात है। सबसे प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सरकार को गाइडलाइन देता है, प्रतिपक्ष निर्देश देता है, जनता की आवाज बनता है, उसके लिए भी तैयारी होनी। ठीक, संजीव जी देखिए स्थिति क्या है। हरीश जी ने पूरी बात बताई कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सत्ता इन्हीं को चलानी है फिर अगले 5 साल तक। योगेश देखिए, जहां पर भी कोई कमी आए तो उस तो की जांच होगी, किसी को भी कानून को इजाजत नहीं दी जाएगी और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और करती रहेगी। और सरकार जनता को एक बेहतर शासन देने के लिए है और मैं सोचता हूँ जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या दूर से दूर तक आने नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की युवा एक मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले ऐसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पिछले 6 माह के अल्प कार्यकाल में जिस प्रकार से एक विकास का ट्रेलर प्रस्तुत किया, मैं सोचता हूँ अब उनके पास आगामी 5 साल का समय है और वो जो 6 माह का समय था वो एक ट्रेलर था उन कार्यों के लिए, पिक्चर अभी बाकी है। और आप ये देखिएगा उस समय जितने भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी विकास के घोषणाओं के या अन्य बातों। संजीव जी ये अच्छी बात है, जितना भी कार्यकाल था आ रहे हैं। सर एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। उन्होंने अपने जो पिछला जो कार्यकाल था उस समय उन्होंने कहा था हम जैसे ही दोबारा शपथ लेंगे तो अपने जितने पर्यावरण मित्र हैं उनके जो मानव वृद्धि करेंगे और एक बड़ा सौभाग्य वाली बात है और मैं सोचता हूँ उनका धन्यवाद और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा हृदय दिखाते हुए 275 और 350 रुपए जिन अपने पर्यावरण मित्रों का, भाइयों का जो मानदेय हुआ करता था प्रतिदिन का, उसको 500 रुपए करने का उन्होंने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद हम प्रेषित करना चाहेंगे। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन जो पिछली सरकारों में परिवार केवल एक व्यक्ति को दी जाती थी, वर्तमान सरकार में पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जा रही है, साथ में उसमें वृद्धि भी की गई है। अब 33,600 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन हम देने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी कि जैसी सरकार बनेगी पहले ही कैबिनेट की बैठक में उसका प्रारूप कैबिनेट में लेके आया जाएगा, तो उसके ऊपर भी काम करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। तो हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जिस प्रकार से अभी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 3 मई से और सरकार बिल्कुल तैयारियों में जुटी हुई है और मैं सोचता हूँ 4 धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, हजारों लोगों की रोजी रोटी इसके ऊपर निर्भर करती है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, जितने श्रद्धालु अन्य प्रदेशों से आते हैं वो उत्तराखंड सरकार के लिए
एक बहुत अच्छा एक यहाँ की इमेज अपने साथ लेके जाए। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, चाहे आने जाने से संबंधित हो, चाहे रुकने से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और इससे क्या है कि हमारा होम स्टे का काम बढ़ेगा, हमारे होटल्स पे जितने लोग काम करते हैं। आ गई बात आपकी संजीव जी, आ गई आपकी बात। देखिए पिछले जो कार्यकाल के दौरान जो काम किया है आपने, ठीक है, बहुत अच्छे काम किए हैं, गिनाए आपने। इस कार्यकाल में अब जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक बॉल जो है जनता अपने पास रख रखी है, एक बॉल, और वो अभी डिसाइड करेगी कि इन समय में, अभी 6 महीने का आपका जो समय है, 6 महीने के पहले 5 महीने 4 महीने जब भी आप उस बॉल को खेलना चाहें, बैटिंग करना चाहें, जब आप बैटिंग करेंगे तो उस बॉल पे आपको चौका मारना ही मारना है। 2 रन लेने से काम नहीं होगा, 3 रन बनाने से काम नहीं। सुन, रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। इसलिए कह रहे हैं जो 6 महीने का पिछला कार्यकाल आप दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ इस कार्यकाल को भी जनता भी आकलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुत प्यार दिया उत्तराखंड में, लेकिन अभी ये नहीं माना जाए, और अगर हम बात गलत कह रहे हैं तो हरीश जी इस पर अपनी राय रखेंगे। अभी ये नहीं माना जाए कि नहीं, धामी साहब को स्वीकार कर ही लेगी उत्तराखंड की जनता। अभी एक बॉल अपने पास सेव कर रखी है। योगेश जी, आपने जिस प्रकार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तो चुनाव होना है, उसके ऊपर आपने ये बात कही, तो मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौका ही नहीं बल्कि छक्का लगाने वाले हैं, और एक प्रचंड बहुमत से वो विजयी होने वाले हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि वो जनता तय करेगी। दरअसल ये हम नहीं तय कर पाएंगे, ये तय करना जनता का काम है, जनता के हाथ में है, और विकास के पथ पर अगर उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे तो जनता जाहिर तौर पर प्यार देगी। ठीक है लखपत जी। बिल्कुल देगी सर, बिल्कुल देगी। और हमारा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चुनाव होगा, एक प्रचंड बहुमत के साथ हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को विजयी करा के लेके आएंगे। जिस प्रकार से हम लोग विकास के लगातार कामों में जुटे हुए हैं, जनता का हमारे को अभी भी भरपूर आशीर्वाद मिला और आगे भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, यहाँ पर रुकेंगे। दरअसल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद लखपत जी के पास जाएंगे। लखपत जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं और उनसे सवाल लेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे सबसे पहले लखपत जी का। लखपत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, आप अपनी बात रखिए पहले। देखिए, आप जिन बातों को लेकर के हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि हम अनुशासित पार्टी है, मैं ये कह सकता हूं कि आपको इसमें प्रभु जनता ने बड़ा जनादेश दिया है, और जनता के जनादेश का सम्मान कीजिएगा। आपको काम करने के लिए भेजा है, इसलिए थोड़ी भेजा कि उत्तराखंड में लूट खसोट मचा दे। पहले आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने लूट मचाई, अब पूरे के पूरे आईएसपी से सचिव तक भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। ये बानगी क्या दिखाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को 2 फैसले लेने थे, दोनों में हाई पावर कमेटियां बना दी हैं। पिछले 8 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा हाई पावर कमेटियां बनाई। अभी मुख्यमंत्री को हफ्ता भर चुने हुए नहीं हुए 2 हाई पावर कमेटियां बना दी। देश के अंदर ये धामी सरकार जानी जाएगी तो केवल और केवल हाई पावर कमेटियों के लिए जानी जाएगी। अरे फैसले लीजिए, निर्णय लीजिए, उन पे डिसीजन मेकर बनिए, पॉलिसी बनाइए। उत्तराखंड की जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना आपको, उस जनादेश का सम्मान कीजिएगा। केवल कांग्रेस को कहने के बजाय आप अपने आंगन में देखिए, अपने घर के अंदर देखिए, किस तरह के आरोप आप पे लगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगे, आपके मुख्यमंत्री पे लगे हैं। वो किसी से छुपी हुई बात नहीं, सारे पब्लिक डोमेन में। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप जीते हैं,
जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, उसका हम सम्मान करते। हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, नेता प्रतिपक्ष से आपने बात कही है, मैं आपसे जरूर कह सकता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है और हाईकमान को कहीं हमें फ्रेंड बैठने, ये कांग्रेस है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। 19 विधायकों ने एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भेजा है कि हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों का चयन करे, ताकि हम सड़क पे भी इस प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ पाए और सदन के अंदर भी प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ पाए। आप देखोगे हमारे तमाम, चाहे विधायक है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, महंगाई के विरुद्ध सड़कों पे आंदोलन करे, विधानसभा के अंदर महंगाई पे हमने कितना, हमारे हर एक विधायक ने उसको चर्चा की और उसमें सरकार से मांग किया कि इस महंगाई को कम किया जाए, निजात दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सदन के अंदर चर्चा नहीं की और जितने भी मुद्दे, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, चाहे इनका भ्रष्टाचार है, उसको लेके प्रश्न न उठाए हो। लेकिन ये सरकार लाचार सरकार अरे है, भाई, लेकिन निठल्ली सरकार है। लखपत जी, जब कोई युद्ध लड़ेंगे तो सेनापति के नेतृत्व में लड़ेंगे कि बिना सेनापति के लड़ेंगे? कि जो सेना जहां जा रही है जाने दीजिए, बिखराव, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। एक सेनापति तो होना बहुत जरूरी है ना। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात कह सकता हूं कि आपको सेनापति बहुत जल्दी मिलेगा। 3 दिन का विधानसभा सत्र था, आप जानते हैं जिस तरह से आनंद फानंद पर अनुपूरक बजट लिया गया इनके द्वारा, और मैं प्लान और नॉन प्लान के अंदर क्या खर्चा होगा नहीं, आप ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारे पार्टी के हर एक विधायक ने उस मामले में चर्चा, चाहे इन्होंने चर्चा नहीं की है। हमारा हर एक विधायक ने महंगाई पे विधानसभा के अंदर डंके की चोट पे प्रदेश की आवाज उठाई है। सड़क के अंदर आप देखो, PCC केस लेकर ब्लॉक में दिखा लगता महंगाई के लगातार हमारा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। तो आपके अनुसार क्या नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया जाए सदन के अंदर से? प्रत्येक विधायक आवाज उठाए महंगाई को लेकर के। पार्टी ने ये तय किया, सुन लीजिए, पार्टी ये ने तय किया है कि हम एक साथ नेता और प्रदेश अध्यक्ष चयन करेंगे। और नेता को सुन लीजिए संजय जी, हंसिए इसलिए नहीं कि आपने 2011 में, संजय जी सुन लीजिए, 11 में 1 साल तक न नेता प्रतिपक्ष को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए थे ना। आप 12 में कोई चेहरा लेके चुनाव लड़े थे। ये हंसने के बजाय गंभीर होइए। जनता ने आपको चुना है, हंसने के लिए नहीं चुना है। उनकी बातों का माहौल मत उड़ाए। हर दिन 90 पैसा 80 पैसा डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पे हंस रहे आप। 50 रुपया महंगा गैस कर दिया, उसके लिए हंस रहे आप। बेरोजगारी चरम पे, 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पे आपने मृत घोषित कर दिया, उसके लिए हंसना चाह रहे हैं आप। उसका माहौल उड़ाना चाह रहे हैं, उसका प्रयास करना चाहते हैं। समझदारी रखिए, समझदारी से बात कीजिएगा। पंचम वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़िए और उसको प्रस्तुत करने की जो बात सरकार करे उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। इसको समझिए आप चैनल पे आकर के कांग्रेस को गलियाने के अलावा आप आवाज उठाइए, सड़क पे उतरिएगा। महंगाई पे चर्चा कर चुके हैं, फिर करेंगे तो आपको बुलाएंगे, फिर करेंगे। सुन लीजिए, हमने कहा पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों पे यदि पर्दों को मृत घोषित करेंगे तो हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, अच्छी बात है, आंदोलन करेंगे। अच्छी बात है, ये कांग्रेस ने कहा। ये आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए, इस मुद्दे पर जब चर्चा करेंगे महंगाई पर, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, इसलिए हंसना चाह रहे हैं आप। वो जनता के जनादेश का माहौल उड़ाना चाह रहे हैं, प्रयास करना चाहते हैं। अरे कुछ तो समझदारी रखिए, जिम्मेदारी आप। चलिए ठीक है। अच्छा, लखपत जी और संजीव जी दोनों लोग आपको यहीं पर रोकेंगे अभी। आपको यही दोनों लोगों की आवाज म्यूट करिए, दोनों लोगों की। हरीश जी के पास चलेंगे सीधे। हरीश जी, ये जो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल प्रभारी को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कि प्रभारियों को भी हटाया जाए। भाई, हार का ठीकरा केवल अध्यक्ष थोड़े लेगा, प्रभारियों पर भी दिया जाए। और इसके पहले जब ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी है, कांग्रेस के प्रभारियों को हटाया गया है। तो सोनिया गांधी जी जो प्रभारियों को नहीं हटा रही हैं, क्या वजह यही है कि पुत्री मोह? क्योंकि अगर एक प्रभारी को हटाया जाएगा तो प्रियंका गांधी को भी हटाया जाएगा उत्तर प्रदेश से। और लगातार उत्तर प्रदेश से भी आवाज कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को भी हटाया जाए, उनसे भी इस्तीफा लिया जाए। यादव साहब का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है उत्तराखंड में। और निश्चित रूप से ये सवाल तो बनता है कि केवल प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन की ही जिम्मेदारी नहीं है। जो प्रदेश प्रभारी रहे हैं लंबे समय से, कांग्रेस को दफा दिशा निर्देश देने का दायित्व था,
तो उन्होंने किस तरह की जिम्मेदारी निभाई। अगर उनके नेतृत्व में पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटी बनती है। तो उसमें एक निश्चित रूप से ये सवाल तो बनता ही है कि अगर चारों प्रदेशों में कांग्रेस की लुटिया डूबी है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी प्रदेश प्रभारियों की भी है। अब तीनों प्रदेश प्रभारी हटाओ और उत्तर प्रदेश का ना हटाओ तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक परिवार से बात जाती है। तो शायद इसीलिए चारों प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको अभी तक हटाया नहीं गया है, या यूँ कहें कि अभय दान दिया गया। पर निश्चित रूप से ये सवाल जनता में, सोशल मीडिया में और जो अन्य दलों के बीच है, कहीं ना कहीं ये सवाल तैर रहे हैं। ये सवाल अपने आप में बिल्कुल हरीश जी, आप ठीक बात कर रहे हैं। अन्य दलों में नहीं, सबसे ज्यादा जो सवाल तैर रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर तैर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें चाहे उत्तर प्रदेश का। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में भी अब लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से अंदर खाने जो ये गहमा गहमी मची हुई है, ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव भी हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस को फिर एक बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए